हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 ऑफ यूनिट 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ रिविजन वीडियोस भी शेयर कर चुका हूँ यूनिट 1 टू यूनिट 10। होप सो आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना स्पीडली अपने इन एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2019 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये जो क्वेश्चन है यूनिट 10 से रिलेट रखता है, बट हमने बाय मिस्टेक इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। सो चलिए इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आखिरकार है तो हमारे कोर्स का ही एक पार्ट। ओके, तो किस कैटेगरी के अंदर हम पार्टनर को असेस्ट करेंगे? तो जनरली पार्टनर क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है। हमने इसमें जो है सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई थी, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर इसको लिंक करके आगे थे। लेकिन पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट किसका मिलेगा? फर्म का ही तो प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसको असेस्ट किया जाएगा कैटेगरी फर्म के अंदर। ओके, फर्म कैटेगरी के अंदर हम एक पार्टनर को असेस्ट करेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फ्लोइंग का है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बी सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, सी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, डी प्रोमिसरी नोट। लिस्ट सेकंड में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, थर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फोर्थ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब आप किसी चीज़ को सेल कर दोगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका लिंक रखता है हमारा सेकंड के साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के एक्ट। सेकंड है सेल ऑफ डिसोल्यूशन, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, कि आप गुडविल को सेल कर रहे हो आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ऐसा कौन से केस में होगा? जब आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। सी है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज को बायबैक कर लोगे तो आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो इट इज लिंक्ड विद द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डी है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, दीज ऑल आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो इट इज रिलेटेड टू द वन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से लिंक नहीं रखती? फर्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ fixed assets is primarily the responsibility of the auditor. Second, ownership of fixed assets should be verified by examining the title deed of the auditor. थर्ड है ऑडिटर शुड असर्टेन दैट द असेट्स इन द पोजेशन ऑफ द क्लाइंट। अब एक बार बताओ, ऑडिटर ये क्यों असर्टेन करेगा कि इस असेट्स का ओनर जो है क्लाइंट है या नहीं है? जबकि ऑडिटर को रिक्रूट करा किसने है? ऑडिटर को रिक्रूट तो करा है ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स को देखेगा, वो क्लाइंट्स के असेट्स को थोड़ा ना देखेगा कि ये असेट्स क्लाइंट के नाम पे है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following are not qualified to be appointed as auditor of a company? तो इनमें से कौन सा जो है ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का? ए दे रखा है एन इंडिविजुअल हु इज ए चार्टेड अकाउंटेंट एंड होल्ड्स ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949। बी दे रखा है ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच ऑल हैज पार्टनर एज चार्टेड अकाउंटेंट, जिसके सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। सी दे रखा है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज क्वालिफाइड सीए डिग्री होल्ड टू। डी दे रखा है एनी चार्टेड अकाउंटेंट हु अपॉइंट्स विल रिजल्ट इन द बीइंग ऑफ ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट 10 कंपनी से ज़्यादा की होल्ड करता है तो उसको अलाउड नहीं है, मतलब कि आप मैक्सिमम 10 कंपनीज के ही अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हो। तो डी पॉइंट तो कभी आएगा ही नहीं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सी पॉइंट की। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु इज क्वालिफाइड सीए डिग्री होल्डर 2, कि उसी कंपनी का एम्प्लॉय है जिसने सीए की डिग्री ले रखी है, तो क्या वो उसी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मिलीभगत होगी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ और उसके सीए के साथ तो घपला होने के पूरे चांसेस है, इसलिए वो एक्सटर्नल ऑडिटर ही रिक्वायर्ड करता है। तो सी और डी जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जबकि एक इंडिविजुअल जिसके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है तो वो ऑडिट कर सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी क्या कर सकती है? फर्म भी क्या कर सकती है? उसको रिक्रूट किया जाता है एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हमारा मेथड नहीं है? फर्स्ट नेट पेमेंट मेथड, सेकंड ग्रोस नेट असेट मेथड, थर्ड ग्रोस रिसिप्ट्स मेथड, फोर्थ शेयर एक्सचेंज मेथड। तो ग्रोस रिसिप्ट्स मेथड किसी तरह का कोई मेथड नहीं है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग आर द इवेंट्स विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो जब पब्लिक कंपनी कोई फॉर्म्ड होती है तो उसमें कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसकी क्या सीक्वेंस रहती है? ए पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, बी फर्म्स इनकॉर्पोरेशन, सी प्रिमिलरी एक्सपेंडिचर, डी इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। देखो, जब कंपनी फॉर्म्ड होती है सबसे पहले प्रमोटर्स के माइंड में एक आइडिया आता है। जब आइडिया आता है उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। तो सबसे पहला टास्क होता है प्रिमिलरी एक्सपेंडिचर। ओके, कुछ एक्सपेंडिचर उन्हें पहले करने पड़ेंगे। जब एक्सपेंडिचर हो जाएंगे तो उसके बाद वो फर्म को क्या कराएंगे? इनकॉर्पोरेशन कराएंगे, फर्म को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स। ओके, तो फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसको शेयर्स मतलब कि क्या करेंगे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। सबसे पहले शेयर्स जो है प्रमोटर्स को इशू किए जाएंगे। ओके, उसके बाद जो है वो अपना आईपीओ लेके आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये एक स्टेप है। तो इसका आंसर है CBDA। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर टू बी द बेस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, होप्स आपने देख लिया होगा, और इसको मैंने रिवीजन वीडियोस के अंदर भी शेयर कर रखा है इस टॉपिक को, वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। तो कौन सी गुडविल जो है इसमें बेस्ट है? फर्स्ट डॉग गुडविल, सेकंड कैट गुडविल, थर्ड रैट गुडविल, फोर्थ काउ गुडविल। ओके, तो हमारी जो बेस्ट गुडविल है वो कैट गुडविल, क्योंकि ये जो गुडविल होती है ये हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, रेदर देन ओनर और कन्वीनियंस। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी लगेगी तो आपका जो कस्टमर है वो उसी को ही प्रेफर करेगा। तो इस तरह की गुडविल को कहते हैं हम कैट गुडविल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में हमें स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिस्ट सेकंड में उससे रिलेटेड दे रखा है। तो ए है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, सी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, डी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। लिस्ट सेकंड में दे रखा है फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकंड लीजिंग, थर्ड इंटेंजिबल असेट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ओके, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बात की जाए तो वो रिलेट रखता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट से। अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 की बात की जाए तो वो रिलेट रखता है इंटेंजिबल एसेट्स से। अगर हम 17 की बात करें तो वो रिलेट रखता है लीजिंग से, और अगर 12 की बात करें तो वो रिलेट रखते हैं इनकम टैक्स से। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स याद रखने ही पड़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। कई बार क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के क्या राइट्स होते हैं? ए टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बिल्कुल रेम्यूनरेशन तो उसको मिलनी चाहिए, भाई काम कर रहा है तो रेम्यूनरेशन तो लेगा ही लेगा। बी टू अटेंड बोर्ड्स ऑफ डॉक्टर्स मीटिंग। देखो कितना बेकार क्वेश्चन, मतलब कि सबसे बेकार क्वेश्चन मुझे ये लगा था यार, इस तरह कौन कंफ्यूज करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स नहीं देखा, उन्होंने डायरेक्टर्स देख लिया था, और डायरेक्टर्स का तो राइट होता है ये मीटिंग को अटेंड करना, तो उसको टिक कराए थे। बट ये सच में बहुत बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। आप क्या चेक करना चाहते हो? उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को चेक करना चाहते हो, क्या चेक करना चाहते हो? तो यहाँ पे बिल्कुल गलत क्वेश्चन ये इन्होंने कहीं से कहीं आस्क कर रखा है। सी टू अटेंड द जनरल मीटिंग, तो इसका आंसर आना था हमारा, और डी भी दे रखा है टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, तो इसका आंसर आना था A, C and D। ओके, तो बी इसका आंसर नहीं बनता। जबकि यहाँ दूर से अगर आप इसको देखो, एक तो आप में नर्वसनेस होती है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो एग्जाम के अंदर, तो आप इतना डीपली हो सकता है किसी ने ना देखा हो, डॉक्टर्स को डायरेक्टर ही समझ लिया हो, तो हर किसी का मतलब मोस्टली का क्वेश्चन ये गलत ही हुआ था। तो चलिए अब जो हो गया हो गया। 2018 के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं हम। कुछ जो अभी तक कर रहे हैं वो 2019 के थे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो कौन सा जो है इनमें से कैश बजट प्रिपेयर करने का मेथड नहीं है? फर्स्ट परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड, सेकंड कैश साइकिल मेथड, थर्ड एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, फोर्थ रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड। तो कैश साइकिल मेथड जो है हमारा किसी तरह का कोई मेथड नहीं है बजट प्रिपेयर करने का, कैश बजट प्रिपेयर करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कि जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है हमारी, वो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड, बिजनेसमैन के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। बिजनेसमैन की जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं
बिल्कुल, रीजन दे रखा है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसीडर एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो हमें ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस ओनर है दोनों जो है सेपरेट एंटिटी हैं। ओके, इसलिए जो है उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं किया जाता बिजनेस के अंदर। बिल्कुल, ये दोनों बात जो है बिल्कुल सही है और दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है? फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिविडेंड पेड। थर्ड, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। फोर्थ, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टाइप है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? एनी एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, अगर कोई एक्सपेंडिचर करंट ईयर में बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सही बात है। सेकेंड है अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एक्वायरिंग गुडविल इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, गुडविल जो है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। ओके, तो इसको एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सही बात है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिट टू वेजेस अकाउंट। आप न्यू मशीन खरीदी है, न्यू मशीन के ऊपर ही आप वेजेस लगा रहे हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो वो वेजेस के अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट होगा। ओके, क्योंकि वो न्यू मशीन है। लेकिन अगर आपकी मशीन पुरानी हो गया, उसको आप ठीक करा रहे हो, तब जाके वो वेजेस के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। फोर्थ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फ्यूचर पीरियड को बेनिफिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसको किया जाता। बिल्कुल, फ्यूचर के पीरियड के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही जनरली प्रेफर करते हैं। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स ए फेवरेबल पोजीशन। कि अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो हाई होगी तो वो फेवरेबल पोजीशन इंडिकेट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन दे रखा है ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स ए हाई मार्जिन टू मीट्स नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो होती क्या है। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो बताती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स। कि आपके सेल्स के कंपैरिजन में कितने आपके एक्सपेंसेस बियर किए जा रहे हैं। ओके, कितने एक्सपेंसेस बियर किए जा रहे हैं। तो इसने कह रखा है कि आपकी ऑपरेटिंग रेशियो ये इंडिकेट करती है कि फेवरेबल पोजीशन है। नहीं, देखो, हाई ऑपरेटिंग रेशियो होने का मतलब क्या है? मान लो हाई ऑपरेटिंग रेशियो होने का मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी सेल्स कम है, ठीक है। कि जैसे मान लो 3:2 है, इसका मतलब हमारी ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ज़्यादा है। हमारे एक्सपेंसेस क्या है? 3 है और हमारी सेल्स क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। जितनी कम आपकी ऑपरेटिंग रेशियो होगी, जितने कम आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे इन कंपैरिजन टू सेल, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट अगर होता कि हमारा क्या होता, इसका अपोजिट आपका क्या हो सकता है कि ए लो ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स ए फेवरेबल पोजीशन, तो ये हमारा ट्रू होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसीट्स इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो कौन सी रिसीट्स जो है रेवेन्यू नेचर की है? फर्स्ट, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कि आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो हमारा क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। जबकि इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई रिसीव मिला हुआ है तो वो आपकी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये आपको ये नहीं है कि आपको रेगुलरली पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेल करते रह रहे हो और आपको मिल रहा है। हो सकता है आपने 4-5 साल में कोई इन्वेस्टमेंट सेल की हो, तब जाके आपको कुछ अमाउंट रिसीव हुआ हो, ठीक है। आप बैंक से कोई अमाउंट बोरो कर रहे हो तो वो भी क्या है? यहाँ पे अमाउंट बोरो करने का मतलब आप लोन ले रहे हो बैंक से, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपके लिए कैपिटल नेचर का है। अगर कंपनसेशन रिसीव हो रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फॉर द एक्वायरिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो ये भी आप रेगुलरली वे में नहीं कर रहे हो, इसको भी आप कभी कभी करते हो, तो ये भी क्या है? कैपिटल नेचर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रेफरेंस में कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ही करेक्ट है। स्टैंडर्ड में भी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी मेजर। तो स्टैंडर्ड को हम क्वांटिटेटिव वे में ही एक्सप्रेस करते हैं। ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टेडली। देखो, हम वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट तो करते हैं और नेगेटिव वेरिएंस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉजिटिव वेरिएंस को देखते ही नहीं है। हम पॉजिटिव वेरिएंस को भी एनालाइज करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता लग सके कि हम किस साइड जो है अपना पॉजिटिव
रोल अपना रहे हैं, मतलब कि कहाँ हमारा ऐसा हो रहा है कि हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि हम आगे भी उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वेरिएंस को भी एनालाइज करते हैं और नेगेटिव को भी करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव को काफ़ी अच्छे वे में करते हैं और पॉजिटिव को इतने अच्छे वे में नहीं करते, लेकिन करते जरूर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। फॉर्मूलेज दे रखे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, करेक्ट है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू में 100, ये भी करेक्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आना था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो ये हमारा क्या होता, करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ये किस चीज़ से डील रखता है, ये रखता है हमारा सेकंड, डेट इज प्रॉफिट फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के साथ ये क्या रखता है, हमारा डील रखता है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन 2018 का लास्ट क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करती है। फर्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज आर वन एंटिटी, इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट। सेकेंड, इन फॉर्म कंपनीज आर सेपरेट, इन सब्सटेंस दे आर वन। थर्ड, इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर ओनली वन एंटिटी, कि फॉर्म और सब्सटेंस में कंपनीज जो है वो सिंगल एंटिटी है। डेट्स वाई हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि हम सब्सिडरीज की और होल्डिंग की सिर्फ एक ही हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये सोचकर कि वो सब्सटेंस की और फॉर्म की फॉर्म में वो जो एंटिटी है वो सिर्फ सिंगल एंटिटी ही है। ओके, होप सो चलिए फ्रेंड्स, अब 2017 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। ओके, लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है रेशियोज, टाइप्स ऑफ रेशियोज दे रखी है, एसेट टेस्ट रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। लिस्ट सेकंड की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो क्या बताते हैं हमें बताता है लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में। ओके, तो एसिड टेस्ट रेशियो लिख रखती है हमारे लिक्विडिटी एनालिसिस से रिलेटेड। अगर हम बात करें डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ओके, तो ये रेशियो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक रखती है। उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की कितने समय तक हमारी जो है इतनी कैपेसिटी रहेगी कि हम अपने डेब्ट को इजीली पे आउट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती है हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो ये हमको डिफाइन करती है एक्टिविटी एनालिसिस के बारे में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेट इज थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम के बारे में क्या ट्रू है हमको बताना है। देखो, स्टैंडर्ड लेबर टाइम है क्या, तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा, उस चीज़ को डिफाइन करता है स्टैंडर्ड लेबर टाइम। ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखे हैं हमें प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट एंटिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, उसके साइड में जो है लिस्ट सेकंड में दे रखा है हमें उससे रिलेटेड उसका मीनिंग दे रखा है, तो हमें बताना है। ओके, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी क्या कहता है कि जो बिजनेसमैन है और जो उसका बिजनेस है दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, इस करके जो अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन को वो अपनी बुक्स में नहीं लिख सकता, तो इससे रिलेटेड कौन सा है देखते हैं। सो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज शोन एज लाइबिलिटी, तो इसलिए हम क्या है कैपिटल को हम एक एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो ए रिलेट रखता है हमारा थर्ड के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपका कोई अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको तो आज आप रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो उसको तो आप आज ही रिकॉर्ड कर लो, बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो सकता है उसको मत रिकॉर्ड करो। ठीक है, अपने आप को कंजर्व नेचर का बना के चलो। तो ये किस से रिलेट रखता है, ये रिलेट रखता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट ए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो जोन सा कम है आप उसी चीज़ पर उस चीज़ को रिकॉर्ड करो। ओके, कॉस्ट में कम है तो उसको रिकॉर्ड करो, अगर मार्केट प्राइस अब कम चल रहा है तो उस चीज़ पे अपने इन्वेंट्रीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करो। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। और अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो मतलब कि आप ओरिजिनल कॉस्ट पर ही अपने असेट्स को शो करो अपनी बैलेंस शीट के अंदर जिस रेट पर आपने उसको लिया था। ओके,
तो ये वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इन्वेंटरी मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बता कहता है, ये कहता है कि आप उन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड करो जिसको आप मनी की फॉर्म में जान सकते हो, ठीक है, जिसकी आपको मनी वैल्यू पता है। तो नोट रिकॉर्डिंग पंचुअलिटी एंड होनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी या फिर आप उनकी पंचुअलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको मनी की फॉर्म में नहीं जान सकते। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, डेट इज थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। जनरली आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसकी इन रियलिटी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इट्स आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसको जो हमने अमाउंट पेंडिंग है तो उसको किस से शो करेंगे, लाइबिलिटी, एसेट, कैपिटल, ये लोन। तो वो हमारे लिए एक लोन है एक तरह से, ठीक है, उसको हमको चुकाना है क्योंकि अगर जितना टाइम हम लेट करेंगे उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको हम एज ए लोन रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा इसमें से जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड। सेकंड, एक्सपेंसेस ऑन अ मेगा एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन व्हाइल लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें 2 to 3 ईयर्स तक देखने को मिलता है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, आज मैंने एक्सपेंस तो कर दिया, लेकिन ये तो है नहीं कि इसका हमको इफेक्ट जो है 1-2 महीने तक ही देखने को मिलेगा, लंबे समय तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, एक बार एडवर्टाइजमेंट करी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड राइज होती रहेगी। ओके, अगर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है तो एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन जो है वो हमारा क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरीज ईयर अंडर। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो है हमारा डेप्रिसिएशन जो है क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, वेरीज, मतलब हर साल जो है अलग अलग डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, जिसमें जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है आपका क्या होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। ओके, सो इट्स इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड मैच करना है हमको। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बी लाइव स्टॉक, सी सन्ड्री डेटर्स, डी इंटरेस्ट एक्यूर्ड। लिस्ट सेकंड में दे रखा है करंट असेट्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, फिक्स असेट्स, प्रोविजंस। तो देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये क्या है, हमारे लिए एक प्रोविजन है, तो ए रिलेट रखता है हमारा फोर्थ के साथ। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक हमारे लिए क्या है, लाइव स्टॉक एक फिक्स असेट्स है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है, हमारे करंट असेट्स हैं। और अगर हम इंटरेस्ट एक्यूर्ड की बात करें वो क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, हमारे लिए एक तरह से लोन ही है। इंटरेस्ट एक्यूर्ड मतलब कि जो इंटरेस्ट पेंडिंग है, अभी हमें पे करना है, तो वो क्या है, एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन ही है हमारे लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 2016 के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। तो कौन सा इनमें से कैश इनफ्लो नहीं है। देखो, फर्स्ट है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, सेकंड है डिक्रीज इन डेटर्स, थर्ड है इशू ऑफ शेयर्स, फोर्थ है सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स। देखो, अगर आप फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हो तो फिक्स एसेट्स को सेल करने के बाद आपको कैश मिलेगा या आपके पास से कैश जाएगा, आपको कैश मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या है, कैश इनफ्लो है। अगर आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, शेयर्स को इशू करने के बाद आपके पास कैश आएगा या जाएगा, कैश बिल्कुल आएगा, आप शेयर्स दोगे और कैश आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास कैश इनफ्लो है। डिक्रीज इन डेटर्स, आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपने किसी से पैसा लेना था और उसने आपको पैसा दे दिया, इसका मतलब आपके डेटर्स आप क्या हो गए, कम हो गए, तो आपके पास कैश आया तभी तो आपके डेटर्स कम हुए, तो कैश इनफ्लो है। लेकिन डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, आपने किसी को कैश पैसा देना था और वो आपने दे दिया, मतलब पैसा आपने दिया तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो इसका मतलब कैश आपके पास से गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज नॉट एन कैश इनफ्लो, ये हमारा कैश इनफ्लो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स इज ए। आपने फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए कोई लोन लिया, तो वो लोन आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल लॉस है। तो जनरली हम ये सोच के चलते हैं कि जो लोन पे हमने पैसा फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए हमने लोन लिया है वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसका बेनिफिट आपको
जो इसका जो बेनिफिट है, मतलब कि फिक्स एसेट्स जो है आपने करंट ईयर के लिए नहीं लिए हैं। ओके, अप्रोक्स टू अप्रोक्स ये लोन आपका 10 to 11 ईयर्स का होगा, क्योंकि फिक्स एसेट्स के लिए लिया है, 5 ईयर से तो ग्रेटर ही होगा, तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट रिजल्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रखी है यहाँ पे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपकी बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एसेट्स होती है और एक कौन सी होती है, लाइबिलिटी साइड होती है, जिसमें हम कैपिटल को भी शो करते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी क्या होती है, ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट की अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखा है हमें। लिस्ट फर्स्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में हमें उससे रिलेटेड उसका मीनिंग दे रखा है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मटेरियल कंसेप्ट। मटेरियल कंसेप्ट क्या कहता है? मटेरियल कंसेप्ट कहता है कि जो चीज़ आपके लिए मटेरियल है, काम की है, उसको बैलेंस शीट में अलग से शो करो, लेकिन जो आपकी छोटी मोटी आइटम्स है, मान लो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें छोटी मोटी आइटम्स भी होती है, उसको आप मर्ज करके भी शो कर सकते हो, उसको डिफरेंट से अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो रिलेट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम, तो आइटम के इंपॉर्टेंस से रिलेट रखता है ये कंसेप्ट। बी कहता है गोइंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट एजम्पशन लगा के चलता है कि हमारा बिजनेस जो है चलता ही रहेगा। ओके, हम नहीं मान के चल रहे कि कभी भी हमको ऐसा दिन देखने को मिलेगा कि जिस दिन हमारा बिजनेस क्लोज डाउन होएगा। ठीक है, ये एक एजम्पशन लगा के चलते हैं। तो वो कहता है गोइंग कंसेप्ट दैट इज एन इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन ऑफ ए फर्म बीइंग बैंकरप्ट, कि हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी फर्म कल को बैंकरप्ट होएगी। ओके, तो बी पे रिलेटेड रखता है हमारा सेकंड। उसके बाद हिस्टोरिकल कंसेप्ट, तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, हम जिस रेट पर हमने क्या करा है, जिस कॉस्ट पर हमने एसेट्स को परचेज करा है, उसी कॉस्ट पर हम उसको बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल बेसिस है अकाउंटिंग के लिए। तो सी रिलेट रखता है हमारा थर्ड के साथ। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जोन से मेथड को आप आज यूज कर रहे हो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए, उसी मेथड को आपने आगे भी कंटिन्यू करना है। ओके, जोन सा अकाउंटिंग मेथड आप आज यूज कर रहे हो, उसी अकाउंटिंग मेथड को आपने इन फ्यूचर भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसी मेथड को यूज करना है। ये कहता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो डी रिलेट रखता है हमारा 1 के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 4th, 2nd, 3rd एंड 1st। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं कि अगर हम आज करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, थर्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम सभी कुछ कहेंगे जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा है। मतलब ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कह सकते हैं और इंटर फर्म एनालिसिस भी कह सकते हैं। ओके, चलिए आप 2015 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when a business is purchased, any amount is paid in excess of the total of assets minus the liabilities taken is called। कि जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं, कोई किसी का चला है, हमने बिजनेस परचेज कर लिया और उसके मान लो वैल्यू बनी थी 5 लाख रुपए की, हमने 5,50,000 रुपये दिए उसको, तो वो 50,000 जो एक्स्ट्रा दिए वो किस चीज़ के लिए दिए हैं? वो हमने उसकी गुडविल के लिए दिए हैं। भाई 5 साल से अगर कोई बिजनेस चलता आ रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ गुडविल भी तो बनी होगी। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो एसेट्स का ही हमने अमाउंट पे किया है फॉर, दैट इज 50,000। तो ये क्या होता है? अमाउंट फॉर गुडविल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है? ए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल। बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं? नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। सी, गुडविल इज द वेस्टिंग एसेट्स, भाई आज के टाइम में गुडविल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स है हमारे लिए। ठीक है, तो गुडविल कोई वेस्टिंग एसेट्स नहीं है। डी, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म, बिल्कुल बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, दैट इज थर्ड जो है करेक्ट है, ए एंड डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक साइड लिस्ट फर्स्ट दे रखी है और दूसरी साइड लिस्ट सेकंड दे रखी है। लिस्ट फर्स्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज दे रखी है और लिस्ट सेकंड में उससे रिलेटेड दे रखा है, कौन से रेशियो किससे लिंक रखती है। ओके, तो रेशियोज वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें 1-2 रेशियोज चेंज है। ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्पेशली देना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखो, रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म छोड़ के चला गया है, जिसकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो ऑब्लिगेशन में रहेगा, उसको पे करना पड़ेगा। कब? ऐसा कब करना पड़ेगा? फर्स्ट, इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सेकंड, इफ ही डजंट गिव एनी पब्लिक नोटिस।
थर्ड, इफ वी स्टार्ट ए सिमिलर बिजनेस एल्सवेयर. फोर्थ, इन ऑल द सिचुएशन प्लीज सर्वाइव. देखो जब वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, क्या आपको पता है कि कोई पार्टनर जब रिटायर होता है तो उससे 21 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, बट अगर वो नोटिस नहीं देके जाता तो वो लाइबल रहेगा हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो. ओके, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो कौन सा जो है इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? ए, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बी, डेप्रिसिएशन, सी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड डी, इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम बाद पे करते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन ये नहीं है कि आप मंथली पे कर रहे हो. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड ना करे हूँ या कुछ स्किप हो गए हो. तो कोशिश मेरी पूरी रही थी कि जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर लिए हैं. ओके, तो फ्रेंड्स जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको. अगर कहीं कमी लगी तो वो भी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.